हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी मैं प्राची। गाइस एमसीक्यू देख लेते हैं अपन इंडायरेक्ट टैक्स का आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी एमसीक्यूज आप कर लोगे ना तो बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। जो तीनों एमटीपी है ना अपने मेरे पास है तीनों एमटीपी। मैंने एक वीडियो बनाई थी गाइस बट उसमें ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से पोस्ट नहीं कर पाऊंगी मैं। गाइस तीनों एमटीपी के सेम ही है पूरे एमसीक्यू कंपाइलर में। तो मैं सोचू कि सिर्फ एमसीक्यू कंपाइलर ही डिस्कस कर लेते हैं, वो तीनों अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है गाइस, देखो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग इज अ नॉट अ टेक्स्ट व्हिच हैज बीन सबटाइटल अंडर जीएसटी। गाइस ये टू टू कुछ नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बस। ठीक है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूट नहीं करता जीएसटी को? तो गाइस प्रोफेशनल टैक्स अपने में नहीं है। ठीक है। देन इंटरेस्ट एट सप्लाई पे क्या लगता है गाइस? सी और एस दोनों लगता है। आई एम सो सॉरी, सी और एस दोनों लगता है। सी और एस वाला ऑप्शन कहाँ है? इंट्रा पे सी और एस लगता है। ओफ कितना प्रिंटिंग मिस्टेक ही होगा। सी जी एस टी और आई एस जी एस टी। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है गाइस। न्यू सप्लायर हैज टैक्सेबल इंट्रास्टेट सेल्स, एग्जम्प्टेड इंट्रास्टेट सेल्स एंड एक्सपोर्टेड। गाइस तीनों जो दिए रहता है ना, तीनों को ऐड करके लेते हैं अपन। ठीक है। अगर 20 लाख से एक्सीड करता है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। देन गाइस इंट्रास्टेट सप्लाई अगर आप डेली से डेली करोगे तो ही लगेगा। ठीक है। वो इंट्रा हो जाएगा। ठीक है, वो इंट्रा देन इंटर होता है, नहीं तो फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। गाइस अगर उसको रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसको गाइस अप्लाई करने की जरूरत है। वो इंट्रा या इंटर कुछ भी कर सकता है। शुब्बू जो है वो क्या कर रहा है? गाइस ये एक जगह है, वहां पर वो सप्लायर है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो स्टाफ को ट्रेनिंग दे रही है हैदराबाद पे। तो गाइस ट्रेनिंग हैदराबाद पे चल रही है तो हैदराबाद ही होगा लोकेशन ऑफ सप्लाई। ओके। एडवांस रूलिंग गाइस सब में क्या होती है? डिक्लेयर वॉइड हो जाती है। ठीक है। अगर आप फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, मिसप्रेजेंटेशन करते हो तो सब में वॉइड होती है। फिर गाइस अगर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना था 31/12/18 में ना, तो इसके बाद आपको मिलता है 72 मंथ। ठीक है, जिसको अपन 6 साल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो डेट आएगा वो टिक कर लेना। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फाइलिंग ऑफ अपील। कमिश्नर अपील्स को अगर आपको फाइलिंग करना है ना तो उसके लिए आपको पहले ना प्री डिपॉजिट करना पड़ता है गाइस, 10 करोड़ या फिर 7.5 ऑफ डिमांड। ठीक है। देन वेयर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टे फॉर 36 मंथ एंड रिटर्न टू इंडिया ऑन 21/1/2017। तो जीएफए ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल इज क्या लगेगा? गाइस इस क्वेश्चन को होल्ड करते, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका आंसर। देख लेते चलो, 11th क्वेश्चन है ना। 11th 5 लाख है गाइस। ठीक है, 5 लाख से जीएफए अगर होता है हाउस होल्ड के लिए, अपन को बैगेजेस देखना होता है। 36 मंथ से ज्यादा अगर वो रुकता है तो 5 lakhs हो जाता। एंटिंग डंपिंग ड्यूटी का सेज की यूनिट पे नहीं लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टैक्स सबसम्ड इन जीएसटी? तो गाइस जीएसटी में तो हर चीज सबसम्ड हो गई है एवरी। ठीक है। फिर जीएसटी इज पेबल ऑन सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। गाइस अगर आप ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हो ना तब चलेगा, बाकी में नहीं चलता। ठीक है। इफ अ पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। गाइस अगर वो लायबल था 1 तारीख को 17 में और उसके 1 महीने तक अगर वो कर देता है ना फाइल रिटर्न, नहीं सॉरी, रजिस्ट्रेशन ले लेता है ना, क्या लिख रही हो मंथ, डेज लिखना था, 30 डेज। तो फिर उस केस में ये वाली डेट लेते हैं, और अगर 30 डेज के बाद होता है ना तो ग्रांट डेट देते लेते हैं। ओके। तो देखो ये कब किया, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 17 नवंबर। गाइज इसका 31st डे कब होता? 30th अक्टूबर को होता है ना, तो यही वाला डेट लेंगे। अगर 30 डेज से पहले किया होता, समझ लो 15 अक्टूबर को कर देता ना, तो उस केस में अपन ना 1 अक्टूबर लेते इसका आंसर में। बट अभी इसका आंसर 17 होगा। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गई रेलवे से भेज रहे हो आप अपना सामान को। ठीक है, तो कौन से सामान भेज रहे होंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंस और मिलिट्री होगा, तभी वो एग्जाम्ट होगा। ठीक है।
मिस्टर सी चेन्नई के हैं, वो क्या कर रहे हैं, जेट एयरलाइंस ऑफ चेन्नई से फ्लाई करवा रहे हैं अपने सामान को, जो कि दिल्ली मुंबई जा रहा है, ठीक है। तो फिर सामान लोडेड कहाँ पे हुआ है, दिल्ली पे हुआ है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, दिल्ली होगा, दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यूटी एग्जम्प्टेड स्कीम, गाइस इसमें से कौन सी एग्जम्प्टेड ड्यूटी का है, ठीक है, तो देख लेते हैं। एडवांस स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्टेशन, एग्जम्प्ट ड्यूटी फ्री, आई थिंक सो बी है इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। बोथ ए एंड बी है इसका आंसर। एडवांस अथोराइजेशन एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्टेशन अथोराइजेशन आर एग्जम्प्ट स्कीम्स, ठीक है, दोनों होता है। बोथ ए एंड बी, याद रखना, एडवांस अथोराइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्टेशन दोनों होता है। The place of which used for unloading of imported goods and loading of exported goods, कैसे ये सब नाटक कहाँ करेंगे, जहाँ अनलोडिंग लोडिंग चल रहा है तो इनलैंडर कंटेनर डिपोट में करेंगे ये सब अपन, ठीक है। देन द टाइप ऑफ बिल विच आर एक्सपोर्ट बॉन्ड फॉर होम कंजम्पशन, गाइस हरा सिग्नल दे रहे हैं आपको, अब जा सकते हो अपने घर, ग्रीन सिग्नल, तो ग्रीन, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज कवर्ड अंडर कंपनसेशन सेस, तो गाइस सब कुछ है इसमें कवर्ड, पान मसाला, टोबैको, मोटर व्हीकल, सब। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी 6, जीएसटी 6 इम्पोर्ट, गाइज ये होगा 13th। आपको ना गाइज मैं एक बात बताती हूँ कि ना कौन कौन सा क्वेश्चन है एमटीपी में आया था, ये वाला आया था, ठीक है। देन ये वाला आया था 15th वाला, ये वाला भी आया था। गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको एमटीपी में देखने को मिल जाएंगे, सेम है ये सब, सेम जो मैंने मार्क किए हैं, आगे का मैं साथ साथ पे मार्क करते चलूंगी, ठीक है। गुड्स अंडर सीजीएसटी एक्ट एक्सक्लूड्स, इसमें से कौन सी चीज एक्सक्लूड करती है गुड्स, सीजीएसटी वाला, तो देखते हैं। सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड करती है, सिक्योरिटी एंड मनी जो होता है ना उसको लेते ही नहीं है, ठीक है। देन कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, जब अपन कंपोजिशन के लिए कर रहे हैं तो फिर उसमें से क्या एक्सक्लूड करना है पूछ रहा है, तो गाइस कंपनसेशन सेस तो टैक्स का पार्ट होता है ना, उसको नहीं लेते। देन गाइस अपन का जो पर्सन है वो लायबल हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए 11 अक्टूबर, और 17 अक्टूबर को वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वेरी 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 गुड, उसको 11 अक्टूबर डेट देंगे, मैंने अभी पीछे ऊपर एग्जाम्पल के साथ समझा था आपको, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है एमटीपी का। 6 वाला ये सेम क्वेश्चन फिर आ गया, 13 तारीख के, याद रखना यार, फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है, एमटीपी में 3 बार पूछे, यहाँ पे 2 बार पूछा, 5 बार पूछ चुका अभी तक, ठीक है। फिर इन केस ऑफ चेंजेस इन अ रेट ऑफ टैक्सेस अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट आफ्टर 4 डेट, गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पूछ रहे कि 4 दिन के बाद अगर ना डालते ना पैसे, तो उस केस में गाइस हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक एंट्री लेते हैं, ये एक ना टैक्स प्लानिंग का पार्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, बुक एंट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैंक एंट्री लेते हैं, बैंक एंट्री बी है इसका आंसर। फिर एबीसी लिमिटेड जो है वो इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड दे रही है गाइस, इसका मतलब होता है हॉर्स, ठीक है, वो हॉर्स को रख रही है 1 लाख रुपए में, और ये अपना कैटल्स को रख रही है, तो कैटल एग्जाम्प्ट होती है गाइस, तो इसका 1 लाख आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस द टैक्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन अ मैनर, गाइस 3 टाइप का अपन को बनाना पड़ता है गुड्स के केस में, ओके, और ये क्वेश्चन सर्विस का है ना, तो सर्विस के लिए 2 क्यों होता है, गुड्स के लिए 3, एक जो बना रहे सप्लायर, रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर, इसमें सिर्फ रिसिपिएंट और सप्लायर 2 ही रहते हैं। द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यूज्ड फॉर एनआरटीपी इज, एनआरटीपी क्या यूज करता है, 5 करता है, 5 नहीं करता, 9 करता है, नो 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 नो, 9, एन फॉर 9, एन फॉर एनआर, ऐसे याद कर लेना, एन फॉर 9, एन फॉर एनआर, ठीक है।
देन इफ अ केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इस लॉ का कोई क्वेश्चन होता है अपना एपेलेट ट्रिब्यूनल तो रहता है ना, तो वो ना हाई कोर्ट के ऊपर लेवी होता है, हाई कोर्ट लाई करता है हाई कोर्ट के ऊपर। अंडर जीएसटी एक्ट अ सप्लाई ऑफ एसोसिएट स्वीट्स चॉकलेट फायर, यार तुम क्यों मिला दिए, मैं तो फटाकों को मिला दी चॉकलेट के साथ ना, मिक्स हो जाएगा। देन ड्यू डेट ऑफ सिक्स सिक्स टाइम पूछ रहा है। अंडर जीएसटी टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड एज इनपुट इफ आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते गाइस, अगर आपका सामान जल जाता है तो, सामान जल गया तो किसके ऊपर करोगे, नहीं कर सकता आईटीसी, भूल जाओ। अ पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर, गाइस आप कब लायबल नहीं होगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जब आप एग्रीकल्चरिस्ट हो। देन व्हाट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव, गाइस आपके जो टैक्स इनवॉइसेस में क्या नहीं रहेगा तो चलता है, तो जिस दिन आपके रिसिपिएंट को सामान मिल रहा है वो रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। देन गाइस आपको याद है ना, मैं स्टार वही वाले क्वेश्चंस पे कर रही हूँ जिसमें एमटीपी के क्वेश्चंस है जो रिपीटेड, ठीक है। Under GST Act, the term UIN stand for, guys, unique identification number. The followings are not part of bill of supply. Bill of supply का कौन पार्ट नहीं बनता है? तो guys सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर तो बनना चाहिए मेरे ख्याल से ना, इसका आंसर सी होगा, सी होगा। लेट मी चेक 38 का ना, सी होगा, मैंने कहा ना सी होगा। ठीक है। अंडर द एफटीपी एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट आर कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एफटीपी में पूछ रहा है इंपोर्टेड गुड्स में, ठीक है, तो लोग ब्रॉडली कैसे कैटेगराइज है, फ्री तो नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड भी, रिस्ट्रिक्टेड एंड बैंड एंड नॉट अलाउड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। गाइस एथोराइजेशन के बाद ना आप करा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो हट जाती है, एथोराइजेशन ले लेते हो तो, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू फिल्ड फॉर क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ री एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट्स जो है उसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट फिल नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू फिल्ड, चेक करना पड़ेगा 40 का। परमिशन ऑफ CBEC authorize re-export of goods, ओके गाइस। गाइस अपन क्या देखे अभी कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके लिए अपन को रिक्वायर्ड नहीं होता फिल करना ड्यूटी ड्रॉबैक, तो फिर वो होता है परमिशन ऑफ CBEC का, ठीक है, ऑथराइजेशन। फिर गाइस ये क्वेश्चन रिपीटेड है। डायरेक्ट जो होता है गुड्स, वो उसकी होप नहीं होती कि वो वापस आएगा, होप होती नहीं है। होप नहीं होती, बोलते बोलते होप होल ही मैं टिक कर दी मैं, होप नहीं होती, विदाउट एनी होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी रिटर्न जो रहेगा कंपोजिशन डीलर किस पे फाइल करेगा गाइस, 4 नंबर पे क्वार्टरली। राम जो है वो है ये चेन्नई का, सप्लाई किया खोजी फिशरी डिपार्टमेंट को, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2,65,000, उसमें है जुड़ा हुआ 18% जीएसटी, जिसको हमको निकालना पड़ेगा तब आएगा आंसर हमारा, ला 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 ला। इसको कैलकुलेट करना गाइस, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से ना इसका आंसर आएगा 2.6 लाख ऑब्वियसली, ठीक है। तो नील होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर द बैलेंस ऑफ आईटीसी इज, क्रेडिट लेजर पे ही तो रहेगा ना रे बाबा, और किस में रहेगा। रजिस्ट्रेशन सप्लायर हु रेगुलरली fills the monthly return paid 20 नहीं 72,000 pertaining to the month of May। गाइस देखो मई में आप मई का जो है रिटर्न उसको फाइल कर रहे हो आप जुलाई में 10 तारीख को,
आपको पे करना था 20 तारीख की जून तक, तो आप कितने दिन लेट हो? 20 दिन लेट हो, तो 20 दिन के हिसाब से 18% दे देना, जो भी अमाउंट आपका 72,000 से इंटू करके, ठीक है। इन केस ऑफ इंटर सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटर में तो आईजीएसटी लगता है। लक्ष्मी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन बनी 10 तारीख को, अप्लाई कर दिया 18 को, वेरी गुड गर्ल, 10 तारीख ही माना जाएगा आपका। अब मैन्युफैक्चर हु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी परचेस, कैसी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप 1,000 का 1,000 10,000 केजी खरीद रहे हो 1 लाख रुपए में, ठीक है, नहीं 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 रिपीटेड नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो, आपने गुड्स खरीदा 10,000 केजीज का, ठीक है, जिसमें से ना आपने 100 केजी पर्सनल यूज में ले लिया, ओके, देन 200 केजी आपका स्टोल हो गया, मतलब चोरी हो गया, ठीक है। तो गाइस जब आपका इतना सामान जा चुका है तो इनका तो वैल्यू नहीं लेंगे, ओके, लेंगे सिर्फ इसका वैल्यू, ठीक है। ओनली 80% ऑफ रॉ मटेरियल, इसका 80% निकाल लो, और प्रोडक्शन में हुआ, ठीक है। गाइस इसका कोई भी सेंस नहीं बनता कि 80% हमने लिया, जो हमारा ना, जो टोटल रहेगा ना, जैसे कि ये अपना है क्वेश्चन में 10,000, 10,000 माइनस 300 करेंगे, ठीक है, 300 केजीज, ओके, तो अमाउंट में कितना माइनस होगा? अमाउंट अगर 1 लाख का है, 10,000, ठीक है, 1 लाख का अपना आता है, ओके, ये 1 लाख है, इसमें आप खरीदे 10,000 यूनिट, तो आप एक सामान 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो, ये बात समझ में आई, 10 रुपए का आपका एक सामान है। अब आपको 300 सामान आपकी इधर उधर चले गए, तो 300 केजी, तो 300 केजी से इंटू कर दो, कितना आ रहा है? 3,000 आ रहा है ना, मतलब टोटल वैल्यू में से 3,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 97,000। इस पर्सनल गुड्स और स्टोलन गुड्स के जीएसटी जो हो चुका है उसका आपको कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो उसलिए आपका 70, मतलब 3,000 कैसा है मैंने कैलकुलेट करके भी बता दिया, वैसे निकालेंगे, ठीक है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन कंटेस्ट ऑफ इंडियन कस्टम एक्ट, आइस गेट का क्या मतलब होता है? देखो गाइस, आइस गेट जो होता है ना, देखो इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक हमारा आइस है, और डाटा इंटरचेंज गेटवे जो है वो हमारा गेट है, मस्त बर्फीला दरवाजा, देख रहे हो कितना बड़ा बर्फीला दरवाजा, सब कोई जा सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिट ऑफ अ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज गवर्न अंडर सेक्शन, क्यों सेक्शन पूछना, मैं भूल जाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 50 वहीं से वापस आ गए हम, तो घूम गए 50 का 53 है, 50 का 53 है, 50 का 53 है। देखो याद कर लो गाइस, आप लोग भी मेरी तरह, हम साथ में याद करते चलो। ट्रांजिट ऑफ अ गुड्स विदाउट पेमेंट, ठीक है, मतलब ट्रांजिट कर रहे हैं अपन गुड्स को बिना पेमेंट किए, कस्टम ड्यूटी पे नहीं किए, और गुड्स को क्या कर रहे हैं? ट्रांजिट कर रहे हैं। कौन सा सेक्शन उसकी देख रेख करेगा? तो 53 नंबर का सेक्शन जो है वो इनका ध्यान रखेगा, ठीक है। अ फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ ग्रांटिंग ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर री एक्सपोर्ट गुड्स। जाए गाइस, आपको मैं बता दूं कि आपका जितना भी एक्सपोर्टेड गुड्स है उसको आपको पूरा का पूरा री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक भी पोर्शन आप उसका नहीं बचा सकते। द टर्म कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होता है उसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, तो नो होता है, मतलब ये टिक होएगा। महेश जो है वो जेड ट्रेडर में प्रोप्राइटरशिप करता है कुमार के साथ, तो जो जेड ट्रेडर में काम करता है कुमार के साथ, तो कुमार और महेश जो दो जन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से इनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, बट वो चाहते हैं कि उनके ऊपर जीएसटी लगे, तो वो चाहते हैं हमारे पैर पे जोर से कुल्हाड़ी मारो यार, तो फिर हम लोग उसके भाई को बुला के लाएंगे कुल्हाड़ी लेके, वो आके जोर से मारेगा और जीएसटी हमारे पे लग जाएगा, मतलब जो महेश है उसके भाई को सप्लाई करेगा, तो उसका वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर जीएसटी लग जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि कैसे कुल्हाड़ी मारते अपने पैरों पे। व्हाट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपोजिट? कंपोजिट में प्रिंसिपल टैक्स, प्रिंसिपल का ले लेते हैं, और क्या। व्हाट आर द सप्लाई ऑन विच आरसीएम अप्लाई? आरसीएम किसके ऊपर अप्लाई होगा? नोटिफाइड गुड्स में होता है गाइस, ओके। 94 वाला अभी डिफर्ड हो गया है,
ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, कौन एग्जम्प्टेड है गाइस, बाहर करोगे तो इंडिया को क्या लेना देना उससे, एग्जाम्प्ट। ठीक है, फिर व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट, गाइस पेमेंट का डेट कैसे पता चलता है, बुक से पता चलता है, बैंक से पता चलता है, और क्या। फिर हमको पूछ रहे कि आईटीसी कितने दिन में अवेल कर सकते हो, तो 180 डेज। ठीक है। डिटर्मिनेशन द कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है हमको। तो देखो गाइस, फूड डैमेज जो होता है ना वो अमेंडमेंट ऑफ ड्यूटी होता है, और फिर आपका प्रिफर्ड अगर हो जाता है तो वो उसमें ड्यूटी लगती ही नहीं है, और अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रेमिशन हो जाता है। ठीक है, फिर साथ करेंगे। डैमेज होता है तो अमेंडमेंट हो जाता है, प्रिफर्ड हो जाता है तो उसमें जीएसटी लगता ही नहीं है, और फिर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रेमिशन होता है। गाइस ये 1000 यूनिट इसने बेचा था 190 में, उसने बाद उसके बाद उसने 900 यूनिट बेचा 200 में, तो गाइस ज्यादा यूनिट किस में बेच रहा है, 190 में ना, तो हम 190 उसका यूनिट मान लेंगे। As per Custom Tariff Act, no consideration is the way of anti-dumping duty on an article which warrant action of central government। मतलब बोल रहा है कि किस में ये अप्लाई नहीं होगा, जब अपन एंटी डंपिंग ड्यूटी का आर्टिकल इम्पोज करते हैं। कौन इम्पोज करे, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्शन वारंट। तो इस अजीब से क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो ना मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेते एक बार। लग ही रहा था ये अलबेला वाला आंसर होगा इसका। प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंडियन सब्सिडरी, यार मेरे को याद था, भूल गई थी मैं। प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स थ्रू एन इंडियन सब्सिडरी विच इज अ स्टेज यूनिट। ठीक है गाइस, उस केस में इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोजिशन नहीं होती, ये मुझे याद था बट मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं भूलूंगी। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारा एमसीक्यू कंपाइलर यहीं पे खत्म होता है, और मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि एमटीपी में भी ना बहुत सारे क्वेश्चन सेम है। चलो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए एक बार दिखा देती हूँ। देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़े हैं, जेड वाला क्वेश्चन पढ़े थे, कंपोजिशन डीलर प्रिंसिपल सप्लाई पढ़े हैं, आरसीएम का मैकेनिज्म किसके ऊपर निर्भर 93 अब भी पढ़े हैं, आउटसाइड इंडिया वाला भी पढ़े हैं, पेमेंट किस में होता है बुक एंट्री और बैंक वाला भी पढ़े हैं। ठीक है, देन अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट 180 डेज वाला पढ़े हैं। ठीक है, ये यूनिट वाला बताई थी मैं, 190 वाला लेते अभी पढ़े हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है पढ़े हैं। पूरा क्वेश्चन 100% रिपीटेड है ना। ठीक है, टैक्सेबल एग्जाम तीनों को ऐड करके लेते हैं, मैंने बता चुका है। डेली टू डेली इंट्रा होता है। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का इंटर सीटीपी जो रहता है उसको ऑब्टेन करना पड़ता है, कोई भी के लिए कर सकते हैं, मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन। गवर्नमेंट की सब्सिडरीज को अपन किस में नहीं लेते, मतलब उसमें क्या बोलता है, और उसको कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करते, गवर्नमेंट की सब्सिडरीज को एनजीओ वाली अगर होती तो इंक्लूड करते। इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड वाला है। ठीक है, देन एडवांस रूलिंग का गाइस तीनों तीनों फैक्ट में अपन को तीनों फैक्ट में वॉइड होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन देखे थे 31/12/2011 का, अपना 72 मंथ के बाद अपने को फाइल करना होता है, ड्यू डेट है उसका। ओके, एंटी डंपिंग ड्यूटी सेज में नील होती है, डिस्कस्ड ऑलरेडी। ये फायर क्रैकर वाला मैंने बताया था, मिक्स होता है। जीएसटी 613 होता है, ये अभी अपन 7वीं बार पढ़ रहे हैं। फिर पर्सन जो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो एग्रीकल्चरिस्ट होता है। टैक्स इन वॉइस का अपन बताई थी मैं आपको, गुड्स और सर्विसेज होता है जिसमें रिसिपिएंट का डेट नहीं दिया होता तो चलता है। इनडायरेक्ट टैक्स गाइस सप्लाई बेस्ड होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से लाया गया है। इसका जो जीएसटी काउंसिल है वो 279A में डिस्कस्ड है। एचएसएन का कोड होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स पूछा है कि जो सीजीएसटी है वो इंपोर्ट में लगता है क्या, तो नहीं, आईजीएसटी लगता है। 28% हाईएस्ट है क्या, हाँ है। एग्रीकल्चरिस्ट एग्जम्प्ट होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो नहीं, विच गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट आईजीएसटी लगाती है, तो फिर ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जो जीएसटी है वो अबॉलिश कर दिया, क्या सारा नहीं किया है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट नॉर्थ ईस्ट का कितना है, 75 लैक्स है, 25 बोल रहा है, नहीं है, ये गलत है। ठीक है, गुड्स जो क्लासीफाई किए अपन तो साख के हिसाब से क्या, तो हाँ है। 3B का मंथली रिटर्न होता है। जीएसटी काउंसिल न्यू दिल्ली में है। ये 2 करोड़ वाला बता देती हूँ गाइस, जो 2 करोड़ वाला है ना उसमें ना लॉ के हिसाब से 2 करोड़ से अभी अपना एग्रीगेट टर्नओवर जिसमें अपन को ऑडिट करवाना पड़ता है। ओके, बट फॉर कोविड 19
इसको 5 करोड़ अमेंड कर दिया गया है, ठीक है। देन इस नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपुरा वाला पढ़ चुके हैं अपन, 75 लैक्स में नहीं होता क्योंकि कंपोजिशन चाहिए उसको, नहीं होता, सेम क्वेश्चन है। फिर एवरी पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ना जीएसटी, तो आरईजी वन करना पड़ता है। 18% अभी देखे हैं, ठीक है। कंपोजिशन नेचुरल बंडल पे लगता है, मिक्स सप्लाई नॉन नेचुरल में होता है। तो गाइज मैं आपके साथ ही एकदम क्विक वाला की थी जिसमें से आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड थे, ऐसे ही बाकी एमटीपी में भी है। जैसे कि इसका क्वेश्चन का आंसर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ एकदम ऊपर ऊपर से, ठीक है। शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल 7 जो है उसके ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर, ओके। जब अपन को क्या करना रहता है, कस्टम ड्यूटी का पूछ रहे हैं कि कौन सा शेड्यूल है 7th का, तो सारी लिस्ट होती है उसमें। फिर कनाडा से आया ये एक्ट अपना, 90 डेज चाहिए हमको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए मैक्सिमम। अगर हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है और हमको उसका वैल्यू नहीं पता है तो अपने को 1.125 लगता है। अगर हमारा बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया होता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है जीएसटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, तो कैसे आपको अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो उसके लिए कौन से कंसिक्वेंसेस नहीं है, तो मॉनेटरी पेनल्टी नहीं लगेगी, मतलब लगेगी बोल रहा है, ठीक है। द टाइम लिमिट ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स, रिवर्स चार्ज में गाइस अपन को या तो आप इनवॉइस वाला ले लो, पेमेंट वाला ले लो, बुक वाला ले लो, कोई भी जो जल्दी है वो ले लो। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेसिडुअल रूल, रेसिडुअल रूल के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है गाइस, दोनों, ठीक है। देन ये अपन पढ़ चुके, सेम 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 सेम। गाइस रिफंड का वैल्यू 100 होता है, सबसे ज्यादा कम रिफंड 100 रुपीज है, उससे कम का अगर आपका होता है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलता। एईजेड का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड नहीं होता, सेस नहीं इंक्लूड नहीं होता है। जो नेचुरल बंडल नहीं होता वो मिक्स होता है, सेम। अ पर्सन नॉट लायबल फॉर जीएसटी, सेम। वेस्ट बंगाल की थी गाइस वो, और वेस्ट बंगाल में डिलीवरी की है उसने, तो फिर वो सी और एस होगा। जीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, सेम है ये। व्हाट आर द सप्लाईज गाइस, बहुत सारी सप्लाई होती है आरसीएम के अंदर, हम कितना बताया करके मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। दो बता देना इस मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में आ तो, ठीक है। फिर आईटीसी जो रहता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स में, एक तो रजिस्ट्रेशन और एक तो टैक्स इनवॉइस। आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे तब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ऑल इंडिया रेट गाइस अपनी गवर्नमेंट ने सेट किया है, ठीक है। फिर जो अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जीएसटी में नॉट एलिजिबल टू अवेल आईटीसी, गाइस सीएसटी जो है वो अवेल कर सकता है क्या, तो बिल्कुल कर सकता है गाइस वो। सेज में एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगती है, जो पर्सन है लायबल हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसको जीएसटी आरईजी वन में आपको फाइल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी गाइस जीएसटी के परव्यू से ही बाहर है, कोई भी जीएसटी इस पे नहीं लगता है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन होता है फॉल्स। फिर जो जीएसटी वो सारे को अबॉलिश कर दी गया, सेम नहीं किए। फिर जो कंपोजिट टैक्स पेयर जो है वो विदाउट जो कंपोजिट टैक्स पेयर है वो गाइस अपनी जेब से पैसे पे करता है, उसको कोई भी आईटीसी क्लेम करने का हक नहीं होता, इसलिए फॉल्स होगा। जो जीएसटी है वो शॉर्ट पे करोगे तो गाइस 18% के हिसाब से आपको पे लगता है इंटरेस्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीएसटी फोर गाइस एनुअल होता है 31 दिसंबर। हेडक्वार्टर दिल्ली है, सेम। ये वाला मैंने अभी समझाया है, सेम है। ये वाला सेम है गाइस, इसका आंसर मुझे पता नहीं है। शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी गाइस भी डिस्कस किए थे अपन, नहीं किए वाला डिस्कस बता रही, देखो शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी का गाइस पेनल्टी है 10,000 रुपीज या फिर 10% ऑफ शॉर्ट पेमेंट विच एवर इज हायर। गाइस दिल्ली से नोएडा भेज रहे हो, नोएडा यूपी में होता है तो उस केस में इंटर हो गई है। गुड्स डेमोस्ट्रेशन के लिए भेजते गाइस, इसको सेल और अप्रूवल बेसिस बोलते हैं, इसमें जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि सप्लाई नहीं होता है। गाइस मैंने 2 एमटीपी डिस्कस कर लिया दोबारा, थर्ड एमटीपी आई होप आप लोग कर लोगे खुद से, करवा दूं। चलो गाइस शॉर्ट में करवा रही हूँ, सेम। ये गाइस सेम है, ये नया है। आउट ऑफ जीएसटी कौन है, नेचुरल गैसेस आउट ऑफ जीएसटी है। गुड्स और सर्विसेज जो होती है वो शेड्यूल 2 में डिस्कस्ड है।
अगर आप अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हो 50,000 से ज़्यादा, तो फिर वो सप्लाई नहीं होता। नॉट बी ट्रीटेड एज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। वन्स द गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो बस 3 दिन के अंदर आपको 3 दिन के अंदर उसको क्लियर करवाना पड़ता है। देन गाइज़ प्रीसीडर, नॉट अ प्रीसीडर, वो प्रीसीडर नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक का। तो गाइज़ ये वाला अपन पढ़ चुके हैं ना? हाँ, पढ़े थे, सेम है। फिर कैपिटल गुड्स के लिए जो ईपीसीजी जो कैपिटल गुड्स का है, वो एलिजिबल होगा एज़ अ कैपिटल गुड्स अगर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो, ठीक है? नया क्वेश्चन था ये। इंटरेस्ट रेट सी और एस में लगता है। मैक्सिमम जीएसटी का रेट 28% है। सप्लाई बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन कोर्स ऑफ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइस नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ठीक है? एम्प्लॉय पे इनकम टैक्स लगेगा ना, जीएसटी नहीं लगता। गाइस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको बरीड कर रहे हैं, फ्यूनरल हो रहा है, उनको ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। शेड्यूल 3 है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, गाइस एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कमिश्नर नहीं होता, ठीक है? इनएलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गुड्स, गाइस सेकंड हैंड मंगाओगे, सेकंड हैंड गुड्स एलिजिबल नहीं होता। देन कंपोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं हो रहा है, इसमें इंटरेस्टेड कर और ई कॉमर्स है, इस तीनों के तीनों कंपोजिशन नहीं ले सकते। रेस्टोरेंट वालों के लिए 2.5% अपना टैक्स लगता है। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट पोजीशन, ऑप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर उसके 4 बिजनेस में से वो चारों में नहीं करना चाहता तो, चारों में करेगा तो करे, नहीं तो नहीं कर सकता। एक्सक्लूड फ्रॉम एग्रीगेट टर्म में से कौन सा चीज़ एक्सक्लूड है गाइस? तो सेस, आरसीएम और फिर इंटरेस्ट, ये सब नहीं लगता। एडवांस रूलिंग के लिए गाइस 10,000 रुपये आपको फीस पे करना पड़ता है। कौन लेवल अप प्रिफर्ड के लिए गाइस? तो कस्टोडियन, वो पे करता है ड्यूटी प्रिफर्ड में। फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट गाइस एक टाइप ऑफ सर्विस है। सोशल सरचार्ज गाइस 10% लगता है। सेज को अपन देते हैं तो उसको इंटरेस्टेड मानते हैं। सेज डेवलपर को देते हैं तो वह एग्जम्प्टेड गुड्स होता है। मैक्सिमम पेनल्टी गाइस 50,000 की लगती है अगर आप नॉन फाइलिंग करोगे तो। सर्विस इंपोर्टर इनटू इंडिया इज रिलेटेड टू, गाइस अगर आप इंपोर्ट करोगे तो इंटरेस्टेड ही होगा ना। शेड्यूल 30 गाइस आपको बताता है कि 110 लगता है, क्योंकि 10 जो 100 रहता है वो कॉस्ट का मानते हैं, 10 अपन प्रॉफिट का मानते हैं, तो ये टोटल जो होता है वो 110 होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि सप्लाई ऑफ सर्विस एम जो है वो टेलीविजन दिया 35,000 का, ओल्ड टीवी जो था उसको 15,000 का, टोटल किए तो 50,000 था, तो गाइस टोटल 50,000 पे जीएसटी लगेगा। एक्सचेंज का कॉस्ट को भी ऐड करते हैं। वेयर हाउस गुड्स को गाइस अगर आपको 90 डेज के अंदर बाहर निकालना पड़ता है, अदरवाइज सबको 15% का टैक्स लगता है। सॉरी, इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एविएटर कर रहे हो गाइस, तो वो एक्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा जहां पर एविएटर फिट हो रहा है। 12 नॉक्टिकल गाइस अपना इंडियन टेरिटोरियल वाटर होता है। सेम क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट्रिक जो रिफर करता है जिसमें अपन को कोई होप नहीं होती रिकवरी की। 3 स्टार देते हैं गाइस अपन उनको एक्सपोर्ट हाउस को जो कि इंटाइटल होते हैं अपनी एसीपी के लिए। एफटीपी में पढ़ोगे, आप लोग पढ़े होंगे शायद। हु कैन टेक आईटीसी गाइस? रजिस्टर पर्सन जो कि कंपोजिशन के लिए आउट नहीं करता ना, वो क्या कर सकता है? वो ले सकता है आईटीसी। फिर आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड इंपोर्ट आर अवेल्ड ऑन 1 इंस्टॉलमेंट, गाइस 1 इंस्टॉलमेंट में अवेल करना होता है उसको। पेमेंट गाइस अपना आईटीसी 180 दिन के अंदर आपको लेना होता है। हाउ मेनी डेज अप्लाई पर्सन कर रहा है गाइस? 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वैलिडिटी क्या रहेगी? कैंसिल नहीं होती, हमेशा वैलिड रहता है। मशीनरी प्लांट अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करोगे तो कम से कम 1 करोड़ का कर देना, कम से कम। फिर हु मे बी इशू टैक्स इन्वेस्टर, कौन इशू कर सकता है? तो रजिस्टर पर्सन कर सकता है, बट कंपोजिट वाला नहीं कर सकता। फिर कैपिटल गुड्स जो होते हैं, अब पूछ रहा है ईपीसीजी स्कीम में जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो गाइस अगर आप इंपोर्ट करते हो ना कैपिटल गुड्स को, तो फिर उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। आई होप गाइस आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी, और आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो।
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग की। ठीक है गाइस, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए, एग्ज़ाम आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।